मौजूदा दौर में किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन लेना या उसकी डिटेल्स जानना इतना मुश्किल नहीं रहा। इंसान को जो भी क्वेरी होती है वो फटाफट उसे गूगल या चैट जीपीटी जैसे सॉफ्टवेयर पे सर्च करके रिजॉल्व कर लेता है। मगर इस सब के बावजूद भी कई ऐसी चीजें हैं जिनका गूगल को क्या साइंटिस्ट तक को जवाब नहीं मिल पाया। सालों साल की रिसर्चेस और थ्योरीज टेस्ट करने के बावजूद भी बहुत सी ऐसी मिस्ट्रीज हैं जो आज तक अनरिजॉल्व्ड ही रही हैं, और साइंटिस्ट की बेतहाशा रिसर्च के बावजूद भी उनका कोई जवाब नहीं मिल पाया। नजर डालते हैं ऐसी 10 डिस्कवरीज के ऊपर जो आज भी एक सवालिया निशान बन के रह गई हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। वेलकम बैक टू लॉजिक फीड, योर डेली सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। नंबर 10 पे आता है द टंगसुका इवेंट। ये 30 जून 1908 की बात है जब साइबेरिया में टंगसुका रिवर के करीब एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन रिकॉर्ड किया गया। ये इतने बड़े पैमाने पे ब्लास्ट हुआ था कि इसकी रिलीज करदा एनर्जी 185 हिरोशिमा एटॉमिक बॉम्ब्स के बराबर थी। मगर खुशकिस्मती से ये एक्सप्लोजन किसी आबादी के करीब नहीं हुआ था, इसलिए जानी नुकसान तो ना हुआ, मगर 2150 स्क्वायर किलोमीटर के फासले तक तमाम जंगल और जानवर मुकम्मल तौर पे खत्म हो गए। ये हिस्ट्री का रिकॉर्ड करदा सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो है ही, मगर ये कैसे हुआ वो आज तक किसी को नहीं मालूम। कहा जाता है कि ये किसी दुनियावी चीज से कॉज की गई एक्सप्लोजन तो बिल्कुल नहीं थी। इसकी सबसे पॉसिबल एक्सप्लेनेशन यही बताई जाती है कि कोई मीटियोरॉइड अर्थ को हिट किया होगा, या कोई जायंट मीटियोरॉइड जो जमीन पर टकराने से पहले ही एक्सप्लोड हो गया होगा। असल कहानी क्या है उससे आज तक कोई नहीं वाकिफ। द मिसिंग मलेशियन फ्लाइट MH370 आती है नंबर 9 पे। ये कोलालंपुर से चली हुई फ्लाइट जिसने 8 मार्च 2014 को बीजिंग पहुंचना था, इंडियन ओशन को क्रॉस करते हुए गायब हो गई। हैरत अंगेज बात यह है कि इसकी डिसअपीयरेंस से कुछ मिनट्स पहले ही पायलट ने कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करते हुए गुड नाइट बोला था, मगर उन्होंने ऐसी किसी बात का जिक्र नहीं किया जिससे हम अंदाजा लगा सकें कि इस प्लेन के साथ आखिर हुआ क्या था। इस एयरक्राफ्ट में ना तो कोई फॉल्ट था और ना ही ये फ्लाइट किसी टर्बुलेंस का शिकार हुई, मगर देखते ही देखते सब रेडार से गायब हो गई। इस हाई टेक्नोलॉजी के दौर में भी 10 साल गुजरने के बावजूद ना तो इस एयरक्राफ्ट का कोई नामो निशान मौसूल हुआ और ना ही इसमें मौजूद 239 पैसेंजर्स का। इस टॉपिक पर ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो हम बना चुके हैं, वो देखने के लिए स्क्रीन की टॉप राइट साइड पर लिंक को क्लिक कीजिए। नंबर 8 पे आती है द डेड सी स्क्रोल्स। ये 1947 की बात है जब 2 शेफर्ड्स अपनी मिसिंग शीप्स की तलाश में निकले थे। उन्हें डेड सी के साउथ वेस्ट शोर में कुछ केव्स नजर आए तो उन्होंने सोचा कि पत्थर फेंक के देखा जाए कि कहीं उनकी शीप्स इसमें तो नहीं। पत्थर फेंकने पे उन्हें शीप्स की आवाज तो ना आई, मगर कुछ मिट्टी के बर्तनों के टूटने की आवाज सुनाई दी। अंदर जाके उन्होंने देखा कि कई पुराने मिट्टी के जार्स में स्क्रोल्स मौजूद हैं जिन पर लिखी गई तारीख के मुताबिक वो 1800 साल पुराने थे, जिनको आज द डेड सी स्क्रोल्स के नाम से जाना जाता है। इन सब स्क्रोल्स के ऊपर ज्यूइश बिलीफ के बारे में कुछ न कुछ लिखा हुआ था और ये या तो पार्चमेंट की बनी हुई थी या पापायरस की, मगर इनमें से एक स्क्रोल बाकियों से मुख्तलिफ थी। ये स्क्रोल कॉपर से बनी हुई थी और ना सिर्फ ये, इस पे मौजूद स्क्रिबलिंग्स एक बहुत ही कीमती ट्रेजर तक जाने की डायरेक्शंस थी। इन स्क्रॉल्स पे मौजूद राइटिंग और लैंग्वेज कभी समझ तो ना आई, मगर कहा जाता है कि इस पे मेंशन डेस्टिनेशन पे तकरीबन 160 टन सोने और चांदी के जराए मौजूद हैं, लेकिन इस पर लिखी गई मुश्किल तरीन जुबान किसी को आज तक किसी तरह समझ में नहीं आई। आते हैं नंबर 7 पे, द हॉबिट्स। एक एवरेज अमेरिकन मेल की हाइट होती है 5 फीट 9 इंचेस और एक एवरेज फीमेल की 5 फीट 4 इंचेस, मगर 2004 में कुछ ऐसी फॉसिल्स लोर्स आइलैंड की लियांग बुआ केव में, जो कि इंडोनेशिया में मौजूद है, डिस्कवर की गई, जिनकी हाइट सिर्फ 3 फुट 5 इंच थी। जेनेटिक एनालिसिस से ये पता लगाया गया कि ये हाइट किसी जेनेटिक डिसेबिलिटी की वजह से नहीं थी बल्कि नेचुरल थी। ये 100 से ज्यादा फॉसिल्स कुछ रिपोर्ट के मुताबिक 18,000 से 60,000 साल पुरानी मानी जाती हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें ऐसी क्या खास बात है तो ये सुनिए। इतने
साल पहले एग्जिस्ट करने का ये मतलब है कि आज के मॉडर्न ह्यूमंस ने इन क्रिएचर्स के साथ एक टाइम पर को एग्जिस्ट किया हुआ है, मगर कोई नहीं जानता कि ये क्रिएचर्स कौन थी और कहां से आई थी। ये फॉसिल्स ना तो होमो इरेक्टस की हो सकती हैं और ना ही होमो सेपियंस की, इसीलिए आर्कियोलॉजिस्ट ने इन्हें दी हॉबिट का नाम दे दिया है। इस मुनफरिद ह्यूमन स्पीशीज का आज तक कोई फैमिली ट्री नहीं मिला और ना ही कोई ट्रेस जो इस स्पीशी को मौजूदा दौर से लिंक करे, और ये अभी तक एक मिस्ट्री है कि ये लोग आखिर थे कौन। नंबर 6 पे आती है द वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट। इस मैन्यूस्क्रिप्ट में 240 पेजेस मौजूद है और हर एक पेज एनिमल स्किन से बनाया गया है। इसमें बहुत से प्लांट्स के सिंबल्स मौजूद हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। उसके साथ साथ सेलेस्टियल बॉडीज और इंसानों की इलस्ट्रेशंस भी मौजूद है, मगर ये आज तक ना पता चल सका कि इनका मतलब क्या है। कई मिलिट्री कोड ब्रेकर्स, क्रिप्टोग्राफर्स और मैथमेटिशियंस वगैरह ने इसमें लिखी गई जुबान को समझने की कोशिश की, मगर ये सब नाकाम रहे। क्या पता कि ये किसी बड़े खजाने की लोकेशन को रेफर करता हो या माजी के कुछ ऐसे राज रखता हो जो कोई नहीं जानता। आज तक ना तो इस मैन्यूस्क्रिप्ट्स के ओरिजिन्स पता चले हैं और ना ही इसमें मौजूद इंफॉर्मेशन का मतलब। आते हैं नंबर 5 पे, द जायंट स्टोन बॉल्स ऑफ कोस्टा रिका। ये मिस्टीरियस बॉल्स की कलेक्शन कोस्टा रिका के डिक्वीस डेल्टा और आइला डेल कैनो रीजन में ढूंढी गई हैं, जो कि फाइंडिंग्स के मुताबिक 700 से 1500 सीई के दौर में एग्जिस्ट करती थी। ये बिल्कुल परफेक्ट बॉल नुमा आर्टिफैक्ट्स मुख्तलिफ साइज रेंज में पाए जाते हैं। कुछ बिल्कुल एक हाथ के साइज के बराबर हैं और कुछ इतने बड़े हैं कि उनका वेट कई टन्स में है। ग्रेनाडियोराइट, गैब्रो और लाइमस्टोन से बनाए जाने वाले ये बॉल्स का साइंटिस्ट को आज तक कोई मकसद समझ में नहीं आया। हो सकता है कि ये कोई सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस रखते हो, या एक थ्योरी ये भी है कि ये किसी एंशिएंट रिलीजन से ताल्लुक रखते हैं जो अब एग्जिस्ट नहीं करता और कोई ट्राइब इन्हें अपने रिलीजियस पर्पस के लिए इस्तेमाल करता हो। मगर ये सब सिर्फ इंसान की बनाई गई थ्योरीज हैं। इनका असल मकसद क्या है, इसका आज तक किसी को नहीं पता चला। दोस्तों, नंबर 4 पे आते हैं द बेगोंग पाइप्स। ये पाइप्स चाइना में मौजूद कुछ पहाड़ों की टॉप से मिले जहां आबादी का कोई नामो निशान नहीं था। इन पहाड़ों में 3 ट्रायंगुलर ओपनिंग्स ढूंढी गईं जिनमें ये पाइप्स पाए जाते हैं। कुछ पाइप्स डीप माउंटेन्स तक जाते थे और कुछ एक नियर बाय सॉल्ट वाटर लेक में। यहाँ हैरानगी वाली बात यह है कि रिसर्च के बाद साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि इन पाइप्स में आयरन और स्टील के एक्सट्रैक्ट्स मौजूद हैं और ये 1,50,000 साल पुराने हैं। और ये आयरन रॉड्स उस दौर के हैं जब इंसानों को ये तक नहीं पता था कि खाना कैसे पकाते हैं, यानी तब उन्हें ये इल्म तो बिल्कुल भी नहीं था कि लोहे को कास्ट भी किया जा सकता है। ऐसी पाइप्स बनाना तब ही पॉसिबल हो सकता था जब उस जमाने के लोगों के पास आज के दौर वाली टेक्नोलॉजीज मौजूद हो। ना तो सिर्फ ये, इन पहाड़ों में आज तक किसी ह्यूमन लाइफ के ट्रेसेस नहीं मिले, तो ये पाइप्स वहां कैसे और क्यों पहुंची, ये बात इंसान की समझ से बाहर है। थ्योरीज यहाँ ये आती हैं कि क्या ये किसी और प्लेनेट से आई हुई किसी एंशिएंट स्पीशीज के बनाए गए पाइप्स थे, या कोई ऐसा ट्राइब जो कि इतने 1000 साल पहले भी इतना एडवांस था। इसका जवाब किसी के पास मौजूद नहीं। आगे चलते हैं और बात करते हैं द पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट की, जो इस लिस्ट में नंबर 3 पे आते हैं। इन पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन आज तक एक बहुत बड़ी मिस्ट्री रही है। ये बात आज तक अनक्लियर है कि इन एंशिएंट सिविलाइजेशंस ने ये जाइजेंटिक ब्लॉक्स किस तरह कैरी किए और ट्रांसपोर्ट किए। एक एग्जांपल लेते हैं द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा की, जो लाइमस्टोन और ग्रेनाइट के ह्यूज ब्लॉक्स के साथ तामीर किया गया था। अब इन इजिप्शियंस ने 80 टन के ब्लॉक उठा के पिरामिड कैसे बनाया, ये आज तक कोई नहीं जानता। इनसे रिलेटेड एक और मिस्ट्री ये है कि ये सब ब्लॉक्स इतनी महारत के साथ आइडेंटिकल शेप में कैसे कट किए गए हैं और इन्हें आपस में किस तरह जोड़ा गया है। इनके दरमियान जॉइंट्स और स्पेसेस इतनी बारीक हैं कि इनमें एक रेजर ब्लेड का फिट होना भी इम्पॉसिबल है। हैरानकुन बात तो ये है दोस्तों कि इजिप्शियंस ने अपने लाइफस्टाइल के हवाले से सब चीजों का जिक्र एक रिटन फॉर्म में किया हुआ है, मगर उन्होंने इस बात को कभी मेंशन नहीं किया कि वो ये पिरामिड्स किस तरह बनाते थे। नंबर 2 पे आते हैं स्टोनहेंज। ये एक प्री हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट है जो सेलिसबरी प्लेन, विल्टशायर, इंग्लैंड में वाक़ है और रिसर्च के बाद पता लगाया गया कि ये 5000 साल पहले बनाए गए थे। मगर इसकी कंस्ट्रक्शन और इसको अरेंज करने का तरीका किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था और इसका क्या मकसद था, ये कोई नहीं बता सका। इसमें 2 तरह के पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं, भारी वाले जो कि सार्सन्स हैं और छोटे वाले जो कि ब्लू स्टोन्स कहलाते हैं। सार्सन्स को मार्लबरो
मुनरो डाउन से ट्रांसपोर्ट किया गया था, जबकि ब्लू स्टोन्स को प्रेस्ली हिल्स से। ये आज तक कोई नहीं जान सका कि ये स्टोन्स इन स्पेसिफिक एरिया से क्यों ट्रांसपोर्ट किए गए थे। इनका उन एरिया से लेके आना तो एक सोचने वाली बात है ही, मगर ये बात भी अनक्लियर है कि इन स्टोन्स को इस स्पेसिफिक पैटर्न में क्यों अरेंज किया गया है। थ्योरीज तो यहाँ बहुत सी आती हैं। शायद ये कोई प्लेस ऑफ वर्शिप था, या शायद ये कोई एंशंट कैलेंडर की फॉर्म थी, मगर रिसर्चर्स को कभी कोई कंक्रीट एविडेंस या इनके हवाले से कोई रिसर्च नहीं मिली कि आखिर इस वर्ल्ड फेमस मॉन्यूमेंट के पीछे स्टोरी क्या है। इस लिस्ट में नंबर 1 पे आता है द बर्मुदा ट्रायंगल। इसको द डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। ये एक ट्रायंगुलर एरिया है जो कि अटलांटिक कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा, बर्मुदा और द ग्रेट एंटिलीज के दरमियान पाया जाता है। इससे रिलेटेड मिस्ट्री ये है कि जितने भी एयरक्राफ्ट्स और शिप्स इस लैंड के करीब भी जाते हैं वो किसी वजह के बगैर गायब हो जाते हैं। जी दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आज के दिन तक 30 एयरक्राफ्ट्स और 20 शिप्स इस एरिया के करीब जाते हुए खो गईं, और ये कहाँ गायब हो जाती हैं ये कोई भी नहीं जान सका। ना तो सिर्फ ये, इन लापता क्राफ्ट्स को जब भी कोई ढूंढने निकला है वो भी कभी वापस नहीं लौट पाया, और यही वजह है कि इसे द डेविल्स ट्रायंगल कहा जाता है। ऐसी और बहुत सी चीजें हैं जो साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट को आज तक समझ में नहीं आ पाई। इनके पीछे पर्पस क्या होता है और ये इवेंट्स होते कैसे हैं, इनका पता लगाना इम्पॉसिबल बन के रह गया है। मगर बढ़ती टेक्नोलॉजीज के साथ क्या पता कि फ्यूचर में हम इन सब राज से पर्दा उठा सकें। दोस्तों, अगर आपको ऐसी अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज के बारे में पता है तो उनको कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। This is it for today's video. Make sure to like this video and subscribe to our channel for more interesting content like this. Thank you.